सो हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अवर अनदर वीडियो। आई एम योर फ्रेंड ओम एंड आज हम डिस्कस करते हैं कि मैंने किस तरह से सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 क्लियर किया, किस तरह से इसमें प्रिपरेशन की, किस तरह से रिवीजन किया और सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच किया और मेरी क्या मिस्टेक थी जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। सो चलिए अभी स्टार्ट करते वीडियो को। एंड बिफोर दैट गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। जैसे मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट आया, मैंने लाइव क्लासेस के साथ में मेरी प्रिपरेशन शुरू कर दी ग्रुप 1 की, अकाउंट्स, लॉ, डीटी एंड आईडीटी। एंड अकाउंट्स में क्या हुआ, मेरे ना बैकलॉग्स हो गए थे, तो उसके कारण मुझे मेरे कंप्लीशन डेट से सिलेबस मेरा डिले कंप्लीट हुआ। अराउंड 15 डेज मेरा लेट सिलेबस कंप्लीट हुआ था अकाउंट्स का। एंड सेम विथ जीएसटी। एंड जो लॉ एंड डीटी था वो मैंने टाइमली कंप्लीट किया, लाइव लेक्चर करता था और अगर कोई लेक्चर हमें रिकॉर्डेड मिलता है तो सेम डे उसे कंप्लीट करता था। मैंने लॉ एंड डीटी में बैकलॉग नहीं होने दिए। मोस्टली मैं क्लासेस लाइव करता था दोनों की, या फिर सेम डे कंप्लीट कर लेता था। एंड जो जीएसटी था वो मैं रिकॉर्डेड करता था, बिकॉज क्लास थोड़ी लंबी होती थी तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर करता था 1.5x पे देख के। एंड उसमें भी मेरा बैकलॉग हो गया था। इस फिर मैंने मेरा जो सिलेबस था वो थोड़ा डिले कंप्लीट हुआ, मीन्स एस्टिमेट डे से 15 डेज लेट अकाउंट्स एंड जीएसटी का। एंड फिर मैंने सोचा था कि मैं ग्रुप 2 की प्रिपरेशन शुरू करूं। मैंने क्लासेस भी परचेस कर ली थी, बट मैं देख नहीं पाया। उस रीज़न के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। एंड फिर मैं बताता हूँ अभी मैंने रिवीजन किस तरह किया। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा जनवरी तक सिलेबस चला ग्रुप 1 का, बिकॉज डिले हो गया था। मेरे पास थे फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, 3 मंथ थे। मैंने क्या किया, मैंने फरवरी के स्टार्टिंग में मीन्स जनवरी के एंड में मैंने एक 75 डे हार्ड चैलेंज शुरू किया था, बट मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया। एंड मेरा 7th डे पर ही टारगेट चैलेंज ही ब्रेक हो गया। फिर मैंने उसके बाद मैंने टाइम मेरा थोड़ा वेस्ट हुआ। मेरा फरवरी का हाफ मंथ मेरा वेस्ट हुआ। एंड चैलेंज भी टूटा किसी रीज़न से, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। और फिर मैंने सोचा कि भाई अगर पास करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे फिर फरवरी के कुछ दिन ख़त्म हुए, मैंने बुक्स उठाई ग्रुप 1 की। सोचा अभी टारगेट करेंगे सिर्फ ग्रुप 1 और इसको क्लियर करेंगे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि क्लियर करना था। बुक्स उठाई, रिवीजन शुरू किया। सबसे पहले स्टार्ट किया अकाउंट्स एंड डीटी से। मैं अभी बात करता हूँ कि मैंने किस तरह से रिवीजन के टाइम अप्रोच किया। सबसे पहले बात करते अकाउंट्स की। मेरे अकाउंट्स मैंने क्लासेस के टाइम पे प्रॉपरली की थी। प्रॉपरली जो होमवर्क मिलता था क्लासेस में वो पूरा होमवर्क डेली का डेली करता था। अगर मेरा होमवर्क डिले होता है तो मैं नेक्स्ट डे क्लास नहीं कर लेता था। जब तक मेरा वो होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था, मैं तभी नेक्स्ट क्लास पे शिफ्ट होता था जब मेरा होमवर्क कंप्लीट हो, ताकि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स में हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उतनी हमारी इफ़िशिएंसी बढ़ती जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ड्यूरिंग रिवीजन मैंने अकाउंट्स में हर एक क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन हो या क्लास क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को लिख कर देखा, क्योंकि लिखने से ही अच्छी स्पीड बनती है, प्रैक्टिस होती है। जो होमवर्क में मिलते थे वो क्वेश्चन में से मैं 90% क्वेश्चन लिखता था। एंड जो क्लास में हुए थे उसमें मैंने 100% क्वेश्चन लिख के देखे। एंड मैंने सिलेक्टिव स्टडी नहीं की थी, मैंने 100% सिलेबस कंप्लीट किया था। एंड रिवीजन के टाइम पर भी मैंने 100% रिवीजन करके गया था। और फिर जो बुक थी मुझे मिली हुई अकाउंट्स की, उसमें नवंबर 23 तक के सारे एमटीपी, आरटीपीज एंड पीवाईक्यूज कवर थे। जैसे जैसे मेरा एक एक चैप्टर कंप्लीट होता गया, जैसे आज मैंने कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लिया तो मैं सेम डे पीवाईक्यूज उठाता था। एंड उसमें कंसोलिडेशन का क्वेश्चन ढूंढता था कि उस पीवाईक्यू में आया है क्या। मीन्स कंसोलिडेशन का क्वेश्चन तो आता ही है, बाकी लाइक अदर चैप्टर जैसे कोई एएस हो गया, उस एएस का क्वेश्चन उस अटेम्प्ट में आया हुआ है क्या वो चेक करके
मैं फिर उस पीवाईक्यू में से सॉल्व कर लेता था सेम डे, ताकि प्रैक्टिस हो एंड कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। सो मैंने तीनों अटेम्प्ट के, जैसे मेरा मे अटेम्प्ट था तो मैंने May 24, September 24 एंड Jan 25 इन तीनों अटेम्प्ट के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे अकाउंट्स में, वो भी लिख कर प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ। एंड फिर जो केस स्टडी थे वो मैंने रिवीजन वीडियोस, जो भी यूट्यूब पर वीडियोस थी मेरे फैकल्टीज़ की, उनके मैंने एमसीक्यू सेशन, पीवाईक्यू सेशन उससे हेल्प ली एंड इस तरह सारे एमटीबी, आरटीपीज एंड पीवाईक्यू सॉल्व की। जो एमटीबी आरटीपी थी वो मैंने सिर्फ करंट अटेम्प्ट की सॉल्व की, बिकॉज मेरे पास टाइम कम पड़ रहा था। एंड जो मेरी एमटीबी आरटीपी थी वो मैंने जब फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हुआ अकाउंट्स का तब सॉल्व की। इस तरह से मैंने अकाउंट्स को अप्रोच किया। सो अब बात करते लॉ की कि मैंने लॉ को कैसे अप्रोच किया। सो मैंने भी लॉ में 100% सिलेबस कंप्लीट किया एंड जो आईओएस चैप्टर था वो मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज क्योंकि वो चैप्टर ऐसा था कि वो टेक्निकल था उसमें लैंग्वेज, तो मैंने सोचा कि यार ये आता 4 मार्क को है, इसे छोड़ो। सो उसको छोड़ दिया एंड जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स थे बाकी, हाँ, सब पे फोकस किया। और जब मैंने रिवीजन स्टार्ट की तो सबसे पहले मैंने उठाया कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज एक्ट को पूरा कंप्लीट किया। मैं 2 दिन एक चैप्टर को देता था, लाइक जैसे छोटे चैप्टर रहते तो उनको सेम डे में ख़त्म कर देता था, और जैसे बड़े चैप्टर हो गए लाइक मैनेजमेंट, शेयर कैपिटल, इन्हें 3 से 4 दिन जाते थे। सो जैसे छोटे चैप्टर हो गए लाइक प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, इनको एक एक दिन में कंप्लीट किया, लाइक रजिस्ट्रेशन, ये भी एक दिन में। और अदर एक्ट के चैप्टर जो थे आईओएस को छोड़कर उनको भी एक एक दिन में कंप्लीट करता था। और जो बड़े चैप्टर हो गए मैनेजमेंट, शेयर कैपिटल, उनको 3 से 4 दिन देके मैं कंप्लीट करता था। सो देखो, जैसे मेरा आज मैंने चैप्टर पढ़ा शेयर कैपिटल, सो मैं क्या करता था, मैं रिवीजन लेक्चर्स देखता था। सो उस रिवीजन लेक्चर में मैं सारे प्रोविज़न आज ही नहीं पढ़ता था, मैं अराउंड 30% 40% प्रोविजंस सेम डे पर रिवीजन लेक्चर में देख लेता था एंड उनको देन लर्न करता था एंड उसी सेक्शन से रिलेटेड मैं राइटिंग प्रैक्टिस करता था। और डेली मैंने 2 से 3 क्वेश्चन लिखे हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन लिखे हैं, और जो बाकी क्वेश्चन रहते थे उनको मैं रीड कर लेता था। एंड जैसे हम राइटिंग प्रैक्टिस उस सेम डे करते तो हमें उतने ही अच्छे से रिकॉल होते प्रोविजंस, और केस समझ में आता है कि इस सेक्शन से किस तरह से केस आ सकता है, किस तरह से केस स्टडी बन सकती है। एंड लॉ को मैंने अराउंड फर्स्ट रिवीजन को 20 to 25 डेज़ दिए थे। हाँ, मुझे टाइम लगा था लॉ को कंप्लीट करने में, और मेरा बताऊँ तो हर सब्जेक्ट में प्रॉपर रिवीजन मैंने फर्स्ट रिवीजन ही इतना अच्छे से किया कि मुझे सारे कंसेप्ट, जब मैं सेकंड रिवीजन करने गया ना, तो मुझे सारे कंसेप्ट अच्छे से रिकॉल होते गए। सेकंड रिवीजन में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं गई, क्योंकि हम सेकंड जैसे फर्स्ट रिवीजन अच्छे से अगर हम करते हैं ना, तो हमारा जब सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन जब होता है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती। और मेरा फर्स्ट रिवीजन तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर कंप्लीट हुआ था 15 अप्रैल को। यस, एंड बाद में मेरे पास बचे थे 15 डेज, तो उसी में मैंने एमटीपीज आरटीपीज सॉल्व किए जो भी बचे हुए थे। सो लॉ में भी मैंने जो आरटीपी मिली थी उसकी राइटिंग प्रैक्टिस ही की, सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें से लिख कर देखे, सारे एमसीक्यू सॉल्व किए। एंड जो एमसीक्यू थे लॉ के वो मैंने पीवाईक्यू से किए, तीनों अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज के एमसीक्यू किए, आरटीपी के एमसीक्यूज किए। इस तरह से लॉ को मैंने अप्रोच की। डेली लॉ को 3 से 4 आवर पढ़ा। मैं रिवीजन कर रहा था तब मैं 3 से 4 आवर लॉ को देता था। एंड जब मेरा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो चुका था तो मैं बीच में कोई भी एक चैप्टर उठा के उसे रिवाइज कर लेता था। जैसे मेरा लॉ कंप्लीट हुआ और तब मेरा आईडीटी एंड अकाउंट्स चल रहा था। सो मैंने क्या किया था, लॉ को जैसे मेरा फर्स्ट रिवीजन हुआ, मैं आईडीटी एंड अकाउंट साथ में पढ़ ही रहा था, तो मैंने लॉ का कोई भी एक चैप्टर उठा लिया, जैसे इनकॉर्पोरेशन सेम डे पढ़ा, बस ज़्यादा नहीं, बस एक बार ही मैंने अच्छे से उसको पढ़ लिया था एंड उतना इनफ था मेरे लिए।
और फिर जब जो रिमेनिंग 15 डेज थे, जैसे 15 अप्रैल को मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ, तो मैंने लॉ को फिर से उठाया एंड लॉ का मेरा सेकंड रिवीजन शुरू हुआ। और तब मेरे सेकंड रिवीजन ऐसे लॉन्ग चैप्टर्स जो थे, जैसे मैनेजमेंट, शेयर कैपिटल, जो बड़े चैप्टर्स थे मैंने पहले उनको उठाया, ताकि हाई वेटेज थे वो इसलिए। बट हमारे एग्ज़ाम में तो मैनेजमेंट एंड शेयर कैपिटल से क्वेश्चन ही नहीं आया, सो वो हाई वेटेज चैप्टर उठाने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। बट उसमें भी अब भी मेरे 1-1, 2-2 दिन गए, बट कोई ना। सो उसे उठाया एंड तब मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस में जब रिवीजन कर रहा था तभी मैंने अच्छे से कर ली थी। सो तब मैं सिर्फ प्रोविज़न पढ़ता था, एशियन बैंक में जो मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क किए थे वो मैं पढ़ लेता था। सो उसमें मेरा लॉ इस तरह से कंप्लीट हुआ। सो लेट्स टॉक अबाउट टैक्सेशन। टैक्सेशन में पहले बात करते हैं डीटी की। तो अगर मैं डीटी का बताऊँ तो मैंने प्रॉपरली क्लासेस कर लिए थे एंड जब रिवीजन का टाइम आया ना, तो मैंने सबसे पहले उठाए छोटे चैप्टर्स। पहले बेसिक किया, रेसिडेंशियल स्टेटस किया, क्लबिंग किया, फिर आईएफओएस किया एंड हाउस प्रॉपर्टी किया। इस तरह से मैंने सबसे पहले छोटे-छोटे चैप्टर्स कंप्लीट किए अलोंग विथ राइटिंग प्रैक्टिस। जो सर की कंपाइलर थी उसका हर एक क्वेश्चन लिख कर देखा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने राइटिंग में सॉल्व किया, ताकि प्रोविज़न की अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरी होती रहे एंड राइटिंग प्रैक्टिस में मेरा हाथ अच्छे से चलता रहे। सो मैंने फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट किया डीटी का। अराउंड उसमें मुझे 25 टू 30 डेज़ लगे थे फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करने में एंड मैं रिवीजन वीडियोस की हेल्प लेता था सर के, ताकि अच्छे से कवर हो पाए और कुछ अगर मेरा छूटता है तो वो भी साथ ही में कवर हो जाए। एंड मोस्टली सारे लेक्चर्स मैंने देखे थे, सारे चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर मैंने किए थे डीटी में और हर एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस लिख कर की थी, ताकि क्योंकि जैसे देखो डीटी हो, अकाउंट्स हो, मीन्स कोई भी सब्जेक्ट आप पकड़ लो, उसमें अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपको प्रोविज़न एंड आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हेल्प लेता था मैं रिवीजन लेक्चर्स की, ताकि प्रोविज़न अच्छे से रिकॉल हो एंड इस तरह डीटी मैंने किया। एंड जब डीटी का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है टोटल इनकम का, वो मैं डेली, जब लास्ट के जो मेरे 15 डेज़ बचे हुए थे और यूट्यूब पे भी सर ने कुछ सेशन अपलोड किए थे टोटल इनकम के, सो मैं वो सेशन देखता था। कुछ मैंने सेशन देखे और बाकी सब क्वेश्चंस की मैंने टाइमर लगाकर प्रैक्टिस की। जैसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.8 मिनट अपने को मिलता है 1 मार्क के लिए, तो आप 1.8 मत पकड़ो, आप 1.7 पकड़ो। तो 1.7 को आप 15 मार्क्स से मल्टीप्लाई करो, अराउंड 25-26 मिनट आएगी और आप 25 मिनट का टाइमर लगाओ एंड उस 25 मिनट में वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो टोटल इनकम का। जितना आपसे बने पूरा ट्राई करो, जितना क्वेश्चन होगा एंड अगर आप ये 25 मिनट लगाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो इस तरह मैंने इसे अप्रोच किया एंड सर ने एक एमसीक्यू की पीडीएफ दी थी, वो सॉल्व की। सारे एमटीपीज आरटीपीज सॉल्व किए और मैंने तो करंट अटेम्प्ट की एमटीपी आरटीपी किए थे, सो उतना ही किया। सारे एमसीक्यूज किए, सारे आरटीपीज के क्वेश्चन किए एंड उसमें भी मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन लिखकर प्रैक्टिस किया था, क्योंकि जब जो आरटीपी थी उसमें बहुत से अमेंडमेंट्स पर भी क्वेश्चन दिए हुए थे। सो आप अभी अमेंडमेंट भी कवर करके चलना, लेटेस्ट अटेम्प्ट जो आपका अटेम्प्ट होगा उस हिसाब से, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। और अब बात करते हैं आईडीटी की। तो मैंने आईडीटी में सबसे पहले आईडीटी जब मैंने उठाया, बहुत दिन हो गए थे आईडीटी को ना किए हुए, सो मुझे कंसेप्ट रिकॉल नहीं हो रहे थे। यस, सो मैंने क्या किया, रिवीजन लेक्चर्स का यूज़ किया सर के एंड उनके ही रिवीजन लेक्चर्स, सारे रिवीजन लेक्चर्स किए एंड सेम डे मैंने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। जो कंपाइलर थी हमारी, उस कंपाइलर के जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है और जो सर ने मार्क करवाया है, वो सारे क्वेश्चन मैं लिख कर देखता था एंड बाकी क्वेश्चन की मैं रीडिंग कर लेता था, ताकि प्रोविज़न मुझे रिकॉल हो।
देखो अभी मैंने जैसे अभी रिवीजन आज रिवीजन लेक्चर देखा मैंने सप्लाई का। सो जैसे रिवीजन लेक्चर कंप्लीट हुआ तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करने पर जंप नहीं करता था। मैं क्या करता था, सप्लाई चैप्टर मैंने रिवीजन लेक्चर से कंप्लीट किया, सो उसको मैं खुद पढ़ता था एंड उसको लर्न करने की कोशिश करता था ताकि मीन्स हमारी लैंग्वेज बने। सो लर्न करता था एंड उसके बाद मैं जाता था क्वेश्चंस पे। सो उसके बाद तुरंत बाद मैं क्वेश्चंस पे जंप करता था एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं लिख कर प्रैक्टिस करता था ताकि मेरी लैंग्वेज बने, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो आईडीटी में। एंड इस तरह मैंने आईडीटी को अप्रोच किया। सारा सिलेबस फिर कंप्लीट हुआ एंड जो रिमेनिंग डेज थे उसमें एमटीबी कंप्लीट की, आरटीपीज कंप्लीट की एंड कुछ एमसीक्यूज के सेशन एंड जीएसटी लाइबिलिटी का जो 10 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें भी मैंने सेम स्ट्रैटेजी यूज़ की। कंपलसरी क्वेश्चन होता है, जैसे डीटी में हो गया, डीटी में एंड आईडीटी में दोनों में 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। सो जो जीएसटी में क्वेश्चन आता है सो उसमें मैंने 18 मिनट जैसे मिलते हैं तो मैं कभी 15 मिनट्स का टाइमर लगाता था तो कभी 16 मिनट का टाइमर लगा के उसको सॉल्व करता था एंड ट्राई करता था कि मेरा पूरा क्वेश्चन उस 15 टू 16 मिनट्स में ख़त्म हो जाए। हाँ, मैं 18 मिनट से कम इसलिए रखता था कि ताकि मेरी स्पीड मेंटेन रहे। स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सीरियस रहूँ कि भाई टाइम कम है और हमें प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को। सो जब मैं सॉल्व करता था ना तो मुझे 19 से 20 मिनट लग जाते थे स्टार्टिंग में जब मैं सॉल्व कर रहा था। सो जैसे जैसे मैं डेली 1 से 2 क्वेश्चन लिखता गया सो मेरी स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ होती गई एंड ऐसे कर के मैं 18 मिनट पर आ चुका था कि मेरा 18 मिनट में वो 10 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था प्रॉपर नोट्स के साथ में। एंड अभी तो मैंने सर्टिफाइड कॉफ़ी भी अप्लाई कर दी है। सो जब आएगी मैं उस पर एनालिसिस एक वीडियो बनाऊंगा तीनों सब्जेक्ट पर। सो आप देख लेना किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है, किस तरह से हमें लिखना है एंड आईसीएआई की मार्किंग स्कीम। और गाइज मैंने फाउंडेशन में बोलो, इंटर में बोलो, एक चीज़ नोटिस की है कि यार मीन्स क्या है ना, अगर हमें पास करना रहा अटेम्प्ट तो हमें ये कुछ बातें इन पर ज़्यादा ध्यान देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड कवर 100% सिलेबस, क्योंकि आईसीएआई कहाँ से क्या पूछेगा कोई भरोसा नहीं है। जैसे अकाउंट्स में इतने सारे एएस है तो कौन से एएस से क्वेश्चन पूछेगा, नो आइडिया। सो इसलिए हमारी 100% सिलेबस हमारा कंप्लीट चाहिए। एंड सेकंड थिंग, जो 1.5 डे होता है ना गाइज, उसको साथ में प्लान करते चलो। हाँ, आप फर्स्ट रिवीजन में उसे प्लान करते चलो। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे उसे मार्क करो ताकि आप जब 1.5 डे में रिवीजन करो तब आपको क्वेश्चन के लिए ये नहीं करना पड़े कि भाई कौन सा करूँ, ये क्वेश्चन करूँ, ये छोड़ दूँ। इसमें आप कंफ्यूज ना हो। 1.5 डेज की प्लानिंग आप स्टार्टिंग से ही करते हुए चलो। भाई अगर 1.5 डे में सिलेबस संभल गया ना तो भाई पूरा कंसेप्ट, पूरे पेपर उधर अच्छा जाएगा। प्रॉपर आपकी स्पीड रही, प्रॉपर रिवीजन हुआ रहेगा। सो इस तरह से हुआ होगा। एंड नेक्स्ट थिंग गाइज कि अगर आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। सो भले हमें उस क्वेश्चन का आइडिया ना हो, वो क्वेश्चन अगर हमारे सामने आया और हमें नहीं आ रहा हो कि इसे भाई कैसे करे, सो भाई उसको छोड़ो मत। उस क्वेश्चन पर कुछ ना कुछ तो उस क्वेश्चन को लिख कर आओ। अगर वो क्वेश्चन 7 मार्क के लिए आता है, कोई 10 मार्क के लिए आता है, सो भाई उसमें से 7 में से 2 मार्क तो मिलेंगे, 3 मार्क तो मिलेंगे। इसलिए गाइज 100% पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। हाँ, मेरे भी 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ था। लाइक मेरा भी 95, 96, 92 इस तरह से अटेम्प्ट हुए थे। आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है पास होने की। सो यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। तो बाय फ्रेंड्स।